हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पिछले 3 वीडियो को कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि विश्व विरासत स्थल से जुड़ा हुआ यह चौथा पार्ट आज आप देखने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आपको मैं 21 से 30 महत्वपूर्ण स्थल जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है, ऐसे स्थान की चर्चा करेंगे। और यह सभी भारत के महत्वपूर्ण स्थान की बात दोस्तों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी की गई है, और इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के विश्व विरासत स्थल। और पिछले वीडियो में हमने दोस्तों 20 विश्व विरासत स्थल की बात की थी। आज 21वां विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है कुतुब मीनार एवं इस समूह की अन्य इमारतें। इमेज में आप देख सकते हैं कुतुब मीनार कहां पर स्थित है, दिल्ली शहर में स्थित है। और यह कुतुब मीनार के आसपास अन्य भी इमारतें बनी हुई है। यह समूह को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। कब? 1993 में। और यह दोस्तों कहां पर स्थित है, दिल्ली में। तो यह कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के समय 1192 में शुरू किया गया था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? तो हमारा आंसर होना चाहिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश के समय में यह कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज तुगलक जैसे शासकों ने इसका पुनर्निर्माण तथा सुधार करवाया। तो यहाँ तो 2 फैक्ट हम सबको याद है कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया और पूर्ण करवाया है उनके दोस्तों कौन? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच क्या संबंध है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाद में यह अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक ने यह कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण तथा सुधार करवाया। ओके। और कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर तथा व्यास आधार पर, यानी कि यहां पर व्यास नीचे आधार पर कितना है? 14.32 मीटर है। और जो ऊपर कितना व्यास है? 2.75 मीटर हो गया है। और यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। क्या यह जो कुतुब मीनार है वो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है? और इस समूह में शामिल अन्य स्मारक में अलाई दरवाजा जिसका निर्माण 1311 में हुआ, मीनार जो कि अपूर्ण रहा है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत का पहला मकबरा माना जाता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और इल्तुतमिश का मकबरा, लोह स्तंभ। और लोह स्तंभ इस पर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का संस्कृति अभिलेख भी स्थित है। यह सारे दोस्तों स्थापत्य को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। कब? 1993 में। ओके। तो चलिए, कुतुब मीनार तथा इस समूह की अन्य स्मारक के भारत में इस्लामी स्थापत्य कला के आरंभिक समय के निर्माण है। क्या? यह कुतुब मीनार तथा इस समूह की अन्य स्मारक भारत के इस्लामी स्थापत्य कला के आरंभिक समय के निर्माण है। तो चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की भी चर्चा कर ले। चलिए बताइए, कुतुब मीनार का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? कुतुब मीनार का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया। और पूर्ण किसने करवाया? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके समय में पूर्ण हुआ? किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में पूर्ण हुआ। और कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर है। कितनी? कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। और कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसा दोस्तों क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, खास तौर पर वर्तमान में और क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं।
तो यहां हमें दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि यहां पर कौन सा कथन सही है। पहला कथन, यह मीनार संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। क्या यह जो कुतुब मीनार है वो संगमरमर पत्थरों से नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है? तो यहां यह शब्द गलत हो गया, तो पहला सेंटेंस गलत। दूसरा सेंटेंस, इनका पुनर्निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। बिल्कुल सही बात, पुनर्निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। तो यहां केवल 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, केवल 2 नंबर का सेंटेंस बिल्कुल सही। और दोस्तों, हम इसी पैटर्न की जो चर्चा करते हैं कि पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं और बाद में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहां स्क्रीन पर रखता हूं जो मैंने स्वयं क्रिएट किए हैं। वाकई में आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा फीलिंग हो रहा है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है, तो प्लीज लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान जिसका नाम है पर्वतीय रेलवे। पर्वतीय रेलवे को भी दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। तो उनके बारे में बात करें तो भारत में 5 पर्वतीय रेल मार्ग है। क्या भारत में 5 पर्वतीय रेल मार्ग है जिन्हें अंग्रेजों ने 19वीं और 20वीं सदी में बनवाया था और जो आज भी चल रहे हैं। क्या ये अंग्रेजों द्वारा बनवाए गए जो रेल मार्ग है वो वर्तमान में भी कार्यरत है और इनमें से 3 को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। क्या 3 रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है? तो पहला रेल मार्ग जिसका नाम है दार्जिलिंग पर्वतीय हिमालयन रेलवे। क्या दार्जिलिंग पर्वतीय हिमालयन रेलवे किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। इसे 1999 में, कब? 1999 में इस सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कब किया गया है? 1999 में। और इसका निर्माण 1881 में हुआ था। क्या यह दार्जिलिंग पर्वतीय हिमालयन रेलवे का निर्माण दोस्तों 1881 में हुआ था, यानी कि 100 साल से अधिक का समय बीत चुका है, फिर भी यह जो रेलवे है वो वर्तमान में चालू है। दूसरा रेल मार्ग जिसका नाम है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। क्या यह नीलगिरी पर्वतीय रेलवे किस राज्य में है? तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट के पर्वतों पर इसका निर्माण किया गया था। याद रखो कि पश्चिमी घाट के पर्वतों पर यह नीलगिरी पर्वतीय रेलवे का निर्माण किया गया है और इसे यूनेस्को ने 2005 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो पहले हमने बात की दार्जिलिंग पर्वतीय हिमालयन रेलवे किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और निर्माण कब हुआ? 1881 में। और दोस्तों यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया है? 1999 में। दूसरा है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, कहां पर? तमिलनाडु में। और यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया गया है? 2005 में। और तीसरा रेल मार्ग जिसका नाम है कालका शिमला रेलवे। क्या यह कालका शिमला रेलवे किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। हिमालय के पर्वतीय भागों में 1898 में इसका निर्माण हुआ था और इसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 2008 में शामिल किया गया है। तो याद रख लो कि कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में, पर्वतीय भागों में 1898 में इसका निर्माण हुआ, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2008 में घोषित किया गया। यूनेस्को ने इन तीनों को पर्वतीय क्षेत्रों में रेलवे संपर्क स्थापना के कठिन एवं साहसी इंजीनियरिंग समस्या का समाधान बताते हुए इसे इस सूची में शामिल कर लिया है। ओके। और इन तीनों के अतिरिक्त भारत में अन्य 2 पर्वतीय रेल मार्ग है। हमने 5 की बात की, लेकिन यूनेस्को द्वारा 3 रेल मार्ग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है, 2 बाकी है। वो है कांगड़ा घाटी रेल मार्ग। इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, यह डरावना दृश्य है। हम इसमें मुसाफरी करें तो हमें भी डर लगेगा, क्योंकि अगल बगल में देखें तो दोस्तों यहाँ गहराई तक गिरने की संभावना भी पैदा हो सकती है। तो कांगड़ा घाटी रेल मार्ग स्थापना 1924 में। और दूसरी रेल मार्ग जिसका नाम है मारेथन पहाड़ी रेलवे किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। तो चलिए
हमने बात जो की इनके आधार पर यहां सही युग्म सुमिलित करना है। क्या? सही युग्म सुमिलित कीजिए। दार्जिलिंग पर्वतीय हिमालयन रेलवे किसके साथ जोड़ो? दार्जिलिंग पर्वतीय हिमालयन रेलवे को किसके साथ जोड़ो? पश्चिम बंगाल के साथ। वेरी नाइस। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे किस राज्य में? नीलगिरी पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु में। और कालका शिमला रेलवे किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। तीनों की इमेज आप देख सकते हैं। चलिए, विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? दार्जिलिंग पर्वतीय हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल में है। और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया है? 1999 में। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु में कब यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है? 2005 में। और कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में कब घोषित किया गया है? 2008 में। तो चलिए यहां फिर से एक बार देख ले कि दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे यूनेस्को द्वारा 1999 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। तो नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को 2005 में और कालका शिमला रेलवे को 2008 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो यह सही दोस्तों जो समय क्रम है वो भी हमें याद रख लेना चाहिए। 23वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका नाम है महाबोधि मंदिर समूह, महाबोधि मंदिर समूह बिहार के बोध गया में है और 2002 में विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने शामिल किया। बिहार के गया शहर के समीप बोध गया में पहला स्मारक ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। क्या? यह जो बिहार में गया शहर के समीप बोध गया में पहला स्मारक ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। तत्पश्चात 5वीं, 6ठी तथा 19वीं शताब्दियों में भी यहां अनेक स्मारक बने हैं। और बोध गया में ही ईसा पूर्व 531 में पीपल के वृक्ष इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। तो बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बोध गया वास्तव में बौद्ध आस्था एवं स्थापत्य कला का केंद्र भी है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, हिस्ट्री से जुड़ी हुई मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि बोध गया में ही ईसा पूर्व 531 में पीपल के वृक्ष यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और बोध गया वास्तव में बौद्ध आस्था एवं स्थापत्य कला का केंद्र है। चलिए बताइए, बिहार के गया शहर के समीप बोध गया में पहला स्मारक ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बोधि वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ था। वेरी नाइस। विश्व विरासत सूची में 24वां स्थान है भीमबेटका का शैल आवास। भीमबेटका का शैल आवास किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? 2003 में। विंध्य के पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका में शैल आश्रय के 5 समूह मिले हैं जो मेसोलिथिक काल से ऐतिहासिक काल तक के हैं। और इन गुफाओं में प्राग ऐतिहासिक काल के 400 चित्र मिले हैं। घने जंगलों के बीच 1892 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह शैल क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से भी समृद्ध है और इन गुफाओं को 1957 में खोजा गया था। एक बार फिर से पढ़ ले कि विंध्य की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका में शैल आश्रय के 5 समूह मिले हैं जो मेसोलिथिक काल से ऐतिहासिक काल तक के हैं। इन गुफाओं में प्राग ऐतिहासिक काल के 400 चित्र भी मिले हैं। घने जंगलों के बीच 1892 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह शैल क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से भी समृद्ध है और इन गुफाओं को 1957 में खोजा गया था। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। भीमबेटका का शैल आवास किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और भीमबेटका निम्न में से किस पहाड़ियों में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए विंध्य की पहाड़ियों में भीमबेटका स्थित है। और भीमबेटका की खोज कब हुई? भीमबेटका की खोज 1957 में हुई। कब? 1957 में। चलिए
25वां विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है चांपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, जो गुजरात के पंचमहाल जिले में स्थित है और 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। एक बार फिर से पढ़ लो कि चांपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात के पंचमहाल जिले में स्थित है, 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ प्राक ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल के अनेक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत है। क्या? यहाँ प्राक ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल के अनेक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत है और यहाँ 8वीं से 14वीं शताब्दियों के बीच अनेक किला, महल, धार्मिक स्मारक, आवासीय बस्ती, कृषि पद्धति, जल परिवहन प्रणाली, पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर कालका माता का मंदिर इत्यादि दर्शनीय है। यहाँ प्रति वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और यह मुगल पूर्व काल का एक प्रमुख इस्लामी शहर भी था। क्या? यह पावागढ़ मुगल पूर्व काल का एक प्रमुख इस्लामी शहर भी था। एक बार फिर से पढ़ ले कि 8वीं से 14वीं शताब्दियों के बीच अनेक किलों, महलों, धार्मिक स्मारक, आवासीय बस्ती, कृषि पद्धति, जल परिवहन प्रणाली, पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर कालका माता का मंदिर इत्यादि दर्शनीय है और यहाँ प्रति वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और यह मुगल पूर्व काल का एक प्रमुख इस्लामी शहर भी था। चलिए बताइए, चांपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो हमने किसका जिक्र किया? पंचमहाल जिले में स्थित है। यहाँ पंचमहाल लिखा गया है लेकिन सही है गुजरात के पंचमहाल जिले में यह चांपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क स्थित है। मैंने पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर एक माता का मंदिर देखा, वहां जाकर मैंने माता के दर्शन किए। तो बताइए मैंने किसके दर्शन किए हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। पावागढ़ की पहाड़ी पर कौन विराजमान है? माता कालिका विराजमान है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। 26वीं विश्व विरासत स्थल की बात करें तो नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इमेज में आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? 2004 में। इसका पूर्व का नाम यानी कि 1996 से पहले 1996 से पहले यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनल था और इसका निर्माण 1887-88 में हुआ था। यह मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और यह भारत के व्यस्ततम स्टेशनों में से एक है। क्या? भारत के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। एक बार फिर से पढ़ ले, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पहले नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनल। निर्माण कब हुआ? 1887-88 में। मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और भारत के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और गोथिक शैली में बनी यह इमारत स्थापत्य कला का भी आकर्षक उदाहरण है। क्या? यह गोथिक शैली में बनी यह इमारत स्थापत्य कला का भी आकर्षक उदाहरण है और इस स्टेशन का डिजाइन फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंसन ने बनवाया था। क्या? यह जो पहले नाम क्या था? पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनल, अब नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिजाइन किसने तैयार किया है? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंसन। क्या नाम है? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंसन। चलिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पूर्व का नाम क्या था? बताइए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पूर्व का नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनल। क्या? विक्टोरिया टर्मिनल। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किस शहर का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और व्यस्ततम रेलवे स्टेशन भी है? तो सही आंसर बनेगा मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। 27वां विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है लाल किला और इस समूह की अन्य इमारतें। लाल किला कहां पर? दिल्ली में। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2007 में। और लाल किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां ने एक आवासीय किले के रूप में करवाया था। क्या? यह लाल किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां ने एक आवासीय किले के रूप में करवाया था और यह उसकी नई राजधानी शाहजहानाबाद का ही एक हिस्सा था। क्या?
यह मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का ही एक हिस्सा था यह लाल किला। और लाल बलुआ पत्थर से बने इस किले के अंदर अनेक भव्य इमारतें हैं, जिनमें प्रमुख है दीवाने आम, दीवाने खास, नहरे बहिश्त, मोती मस्जिद। एक बार फिर से पढ़ ले कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां ने एक आवासीय किले के रूप में करवाया था। यह उसकी नई राजधानी शाहजहानाबाद का ही एक हिस्सा था। दिल्ली का जो किला है वह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और किले के अंदर अनेक भव्य इमारतें हैं, जिनमें से प्रमुख है दीवाने आम, दीवाने खास, नहरे बहिश्त, मोती मस्जिद। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लाल किले का निर्माण कब हुआ था? लाल किले का निर्माण हुआ 17वीं शताब्दी में। बिल्कुल राइट। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैंने दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद देखा, तो बताइए मैं किस शहर में घूम रहा था? क्या मैंने दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद को देखा, तो बताइए मैं किस शहर में घूम रहा था? मैं दिल्ली शहर में घूम रहा था। और दिल्ली में कहां पर घूम रहा था? लाल किले के अंदर जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है वो मैं देख रहा था। और आगे मैं आपको बताऊं दिल्ली के लाल किले के बारे में, तो इस समूह के इमारतों के निर्माण में भारतीय, ईरानी एवं तुरानी तीनों शैली के स्थापत्य कला का सुंदर समायोजन हुआ है। क्या यह जो इमारतों का निर्माण किया गया है इसमें भारतीय, ईरानी एवं तुरानी तीनों शैली के स्थापत्य कला का सुंदर समायोजन किया गया है। और बाद में राजस्थान, दिल्ली, आगरा तथा अन्य स्थानों पर बने अनेक स्मारकों पर इनका प्रभाव भी है। और लाल किले से सटा हुआ सलीमगढ़ का किला है। क्या? लाल किले से सटा हुआ सलीमगढ़ का किला है, जिसे शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह ने 1546 में यमुना के दाएं तट पर बनवाया था। और यह लाल किला से एक पुल द्वारा जुड़ा था, जो एक सड़क है। क्या? जो एक सड़क है, दोनों किलों को जोड़ा गया था। लाल किला से सटा हुआ सलीमगढ़ का किला, जिसे शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह ने 1546 में यमुना के दाएं तट पर बनवाया था। यह लाल किला से एक पुल द्वारा जुड़ा था, जो एक सड़क है। ओके। और 28वीं विश्व विरासत साइट जिसका नाम है जंतर मंतर। जंतर मंतर कहां पर है? राजस्थान के जयपुर में है। और जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? 2010 में। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने अपनी नई राजधानी जयपुर में 1727 से 34 के बीच इसे वेधशाला का निर्माण करवाया था। क्या? एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। किसने? जयसिंह द्वितीय ने। कहां पर? राजधानी जयपुर में। कब निर्माण करवाया था? 1727 से लेकर 1734 तक इस वेधशाला का निर्माण किया गया। और उसने अलग अलग शहरों में ऐसी 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। किसने? जयसिंह द्वितीय ने अलग अलग 5 शहरों में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। और जिनमें जयपुर का वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, यह वेधशाला सबसे बड़ा है। और जंतर मंतर में विभिन्न आकाशीय प्रेक्षणों एवं गणनाओं के लिए लगभग 20 उपकरण लगे हैं। क्या? यह जयपुर में जो वेधशाला है 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी है। और यहां पर आकाशीय प्रेक्षणों एवं गणनाओं के लिए लगभग 20 उपकरण है, जिनमें से कई का निर्माण स्वयं जयसिंह ने खुद किया था। और इनमें से कई उपकरणों द्वारा की गई गणना एवं विधि आज भी सटीक एवं वैज्ञानिक मानी जाती है। दोस्तों, जयपुर की वेधशाला पूरे विश्व में फेमस है, जिसका नाम है जंतर मंतर। जंतर मंतर में विभिन्न आकाशीय प्रेक्षणों एवं गणनाओं के लिए लगभग 20 उपकरण बनाए गए हैं, जिनमें से कई का निर्माण स्वयं जयसिंह द्वितीय ने किया था। और इनमें से कई उपकरणों द्वारा की गई गणना एवं विधि आज भी सटीक एवं वैज्ञानिक मानी जाती है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या है? जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या है? यह एक वेधशाला है। क्या है? यह एक वेधशाला है। और जयपुर में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जयसिंह प्रथम या द्वितीय। ओके, महाराजा जयसिंह सेकंड ने जयपुर में वेधशाला का निर्माण करवाया।
और हमारी 29वीं विश्व विरासत स्थल नाम है पश्चिमी घाट या सह्याद्री पहाड़। और वो जो पश्चिमी घाट है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र यानी कि 4 राज्यों में इतना लंबा है कि पश्चिमी घाट 4 राज्यों में है, जिसका अधिकतम हिस्सा है केरल राज्य में। और प्राकृतिक श्रेणी में 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। कब? 2012 में। किस कैटेगरी में? प्राकृतिक श्रेणी में। तो दक्षिण भारत के 4 राज्यों में फैला यह पर्वतीय क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों को सब क्लस्टरों में वर्गीकृत किया गया है। और सब क्लस्टर कौन कौन से? जैसा कि अगस्त्यमलाई सब क्लस्टर, पेरियार सब क्लस्टर, अन्नामलाई सब क्लस्टर, नीलगिरी सब क्लस्टर, ताल कावेरी सब क्लस्टर और कद्रेमुख सब क्लस्टर और सह्याद्री सब क्लस्टर। तो यह सभी सब क्लस्टर में विभाजित किया गया है पश्चिम घाट यानी कि सह्याद्री पहाड़ को। किन किन राज्यों में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। किस कैटेगरी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? प्राकृतिक श्रेणी में। कब शामिल किया है? 2012 में। और यह दक्षिण भारत के 4 राज्यों में फैला यह पर्वतीय क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। इन क्षेत्रों को सब क्लस्टरों में वर्गीकृत किया गया है जो मैंने आपको बताया। तो चलिए आंसर दीजिए। पश्चिमी घाट निम्न में से किस राज्य में नहीं फैला है? हमने 4 राज्यों का जिक्र किया। केरल था, कर्नाटक था, तमिलनाडु था, महाराष्ट्र भी था। लेकिन कौन से राज्य जो मैंने आपको नहीं बताया? तेलंगाना राज्य का ताल्लुक दोस्तों पश्चिमी घाट से नहीं है। निम्न में से किस विश्व विरासत स्थल को विभिन्न क्लस्टर में विभाजित किया गया है? निम्न में से किस विश्व विरासत स्थल को विभिन्न क्लस्टर में विभाजित किया गया है? तो हमने किसकी बात की? पश्चिमी घाट या सह्याद्री पहाड़ में दोस्तों जो हमारी प्राकृतिक कैटेगरी में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है, तो इसे विभिन्न क्लस्टर में, सब क्लस्टर में विभाजित किया है। और हमारी 30वीं विश्व विरासत स्थल की बात करें तो नाम है राजस्थान के राजपूताना शैली के 6 किले। क्या? राजस्थान के राजपूताना शैली के 6 किले 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया। राजपूताना शैली पर आधारित राजस्थान के 6 पर्वतीय किले जो 8वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। और यह 6 किलों को यूनेस्को ने 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये किले 6 है तो 6 के नाम याद रख लेने हैं। खास तौर पर किस जिले में स्थित है वो भी याद रख लेना चाहिए। तो चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, नाम से ही पता चल जाएगा कि कहां पर स्थित है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में है। और रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर जिले में है। यहां से दोस्तों गलती हो सकती है। कुंभलगढ़ का किला कहां पर? राजसमंद में। और रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर जिले में है। एक बार फिर से देख लो कि राजपूताना शैली पर आधारित राजस्थान के 6 पर्वतीय किले 8वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान निर्माण कार्य हुआ। यूनेस्को द्वारा 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। 6 किलों के नाम किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में और रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर जिले में है। चौथे किले का नाम है गगरोन का किला। गगरोन का किला कहां पर? झालावाड़ जिले में। आमेर का किला जयपुर में और जैसलमेर का किला जैसलमेर में। तो यहां से दोस्तों याद रख लेना है, गगरोन का किला कहां पर? झालावाड़ में, आमेर का किला जयपुर में और जैसलमेर का किला जैसलमेर में। चलिए बताइए, राजस्थान के राजपूताना शैली के 6 किलों में से कौन सा किला विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो यहां हमें ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो है चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ में है, शामिल है, हाल ही में हमने लिस्ट पढ़ी। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है, यह भी शामिल है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर जिले में है, यह भी है। गगरोन का किला झालावाड़ में और आमेर का किला है जयपुर में और जैसलमेर का किला जैसलमेर में। यह 6 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो सही आंसर बन जाता है उपरयुक्त सभी किले शामिल है। एक बार फिर से याद रख लो, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में और गगरोन का किला है झालावाड़ में।
तो चलिए सुमिलित करें। एक तरफ सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है, यानी कि सही युग्म हमें यहां बनाना है, जोड़ना है। तो कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? यह है राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में। और दोस्तों आपको जो पता है वो पहले जोड़ दीजिए। आमेर का किला कहां पर है? जयपुर में। गगरोन का किला कहां पर है? गगरोन का किला है झालावाड़ में। और एक ऑप्शन बाकी है, रणथंभौर का किला कहां पर? सवाई माधोपुर में। एक बार फिर से देख लो कि कुंभलगढ़ का किला कहां पर? राजसमंद में है। दूसरी बात आई रणथंभौर, तो रणथंभौर का किला कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले में। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में। गगरोन का किला है झालावाड़ में। ये देखिए गगरोन का किला कहां पर? झालावाड़ में। और आमेर का किला है जयपुर में। तो चलिए इसी तरह के दोस्तों कुछ पूछ लिए जाए तो हमने ए को किसके साथ जोड़ा है? 2 के साथ। तो ए को 2 के साथ जोड़ना है तो ए यहां पर है 2, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। तो ऐसा कूट बनाकर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और यहां ऐसी प्रैक्टिस करने से दोस्तों हमें लंबे अरसे तक याद भी रहेगा। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।